बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, खुश हैं और अपनी सुबह का, अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। बस यही इस आगाज़ में एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी और वो ये कि जितना हो सके दूसरों के साथ अच्छे रवैये से पेश आएँ, जितना हो सके काइंडनेस से पेश आएँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई शख्स किसी परेशानी में हो, बहुत मुश्किल उसका वक्त गुज़र रहा हो और शायद आपका छोटी सी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा एक्शन जो कि उसका दिन अच्छा कर दे। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ शो का आगाज़ करते हैं। आपको बताएंगे कराची की ख़बरें, सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, 9 से 12 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया। सिंध में सर्दियों से पहले ही गैस का बहरान, सूबे भर में सीएनजी स्टेशंस आज सुबह 8 बजे से 9 रोज के लिए बंद कर दिए गए। नस्ला टावर के रिहायशियों की उल्टी गिनती शुरू, मकीनों को 15 यौम के अंदर इमारत खाली करने का नोटिस जारी। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के मसाइल भी बढ़े, सड़कों पर दौड़ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत इंतहाई अबतर। कोरोना पाबंदियों के खिलाफ महकमा दाखिला ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया, हफ्ते में 7 रोज कारोबार खोलने की इजाजत होगी। जी थी आज की टॉप स्टोरीज। मज़ीद हम बात करेंगे, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूँ ज़हरा रज़ा। चलेंगे अपनी पहली स्टोरी की जानिब। आवाम मज़ीद महंगाई के लिए तैयार हो जाए क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 से 12 रुपये तक का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत 10 रुपये 49 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 137 रुपये 79 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 12 रुपये 44 पैसे महंगा हुआ है। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपये 84 पैसे का इजाफा किया गया है। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है। अब पेट्रोलियम मसनूआत की जब कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, पेट्रोल कीमतें महंगी होती हैं, तो हम देखते हैं कि हर चीज़ में महंगाई होती है। एक तरफ बिजली की कीमत भी बढ़ा दी गई है, आटे का बहरान है, गैस का बहरान है। इस मुश्किल दौर में आवाम क्या करे? आवाम सख्त परेशान है। कोरोना की हमने वबा के बाद किस तरह लोगों के रोज़गार मुतासिर हुए, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तालीम की बात की जाए तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से बाहर हैं। सेहत के मसाइल हैं, कोरोना वबा के बाद डेंगू वबा का भी हमें सामना है। इन सारे मसाइल को हल कैसे किया जाए? हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है फैसल शकील साहब ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, बिल्कुल। सर, इन हालात में ठीक रहना भी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी नेमत है, जिस तरह के हालात हमारे इर्द गिर्द चल रहे हैं। महंगाई का तूफ़ान है। फैसल साहब, एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस पर क्या कहा जाए, आवाम पर बोझ डाल रहे हैं, इतना डाल रहे हैं कि वाकई में उनकी चीखें निकल रही हैं। जी, अब आप किसी भी जगह चले जाएं, पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा है, इसलिए आप कह रहे हैं कि बढ़ा है, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में कम होता है तो कौन सा रिलीफ मिलता है आवाम को? और यहाँ पाकिस्तान में जो एक बार रेट बढ़ जाते हैं वो पीछे नहीं जाते। आप कोई भी चीज़ देख लें, पेट्रोल के अलावा भी देख लें, अगर आप बात करें आटा, चीनी, दालें और मुर्गी, गोश्त, ये तमाम चीज़ें जो कि लोगों के रोज़मर्रा की अशिया हैं, वो तमाम के रेट्स कहाँ जा रहे हैं? अब वो देखें, आप अगर सिर्फ ये देखें कि गाय का गोश्त जो कि
आपने सोचा था कि 800 रुपये हड्डी वाला और 1000 रुपये 900 रुपये बगैर हड्डी वाला होगा? हड्डी वाला चिकन का गोश्त, चिकन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इसके अलावा और भी दीगर चीज़ें जो ज़रूरियात है, मेडिसिन, हम अगर सिर्फ मेडिसिन की बात करें, मरीज़ों को जो कि ज़रूरत है, अगर खाना नहीं खाएगा तो शायद ज़िंदा रह ले, लेकिन अगर दवा नहीं खाएगा तो ज़िंदा नहीं रह सकता। ऐसे भी मर्द है ना। लेकिन यहाँ पर वो मेडिसिन, जान बचाने की अद्वियात, हर चीज़, आप बच्चे के खिलौने से लेके खाने की अशिया, जिस पे निगाह मारें उसके रेट इस गवर्नमेंट ने इतने बढ़ गए कि एक आम शख्स जिसकी अगर 20 से 25 हज़ार रुपये तनख्वाह होगी, जो कि एक हुकूमत ने स्टैंडर्ड रखा है कि 20-21 हज़ार रुपये होनी चाहिए तनख्वाह, उसका गुजारा नहीं है। उसके महीने के अगर हम देखेंगे तो 10-12 दिन ही अच्छे गुजरते होंगे। उसके बाद जो है वो, एक शख्स से मेरी बात हो रही थी, वो बता रहा है कि कर्जा लेके गुजारा हो रहा है। मतलब जैसा आपका मुल्क भी कर्जे पे, आपकी आवाम भी अब कर्जे पे हो गई है। जो कि सर, कल रात तक फैसल साहब हमने देखा कि कहा जा रहा था कि ओगरा को समरी दे दी और हतमी फैसला इमरान खान साहब करेंगे पेट्रोल बढ़ाने के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत। लेकिन पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, 10 रुपये 49 पैसे। मैं यही तो बता रहा हूँ कि आपको 137 रुपये पहले तो 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये इतने बढ़ते थे, 5 रुपये मैक्सिमम बढ़ जाते थे, और अब एकदम एक शॉट में जो है वो 10 रुपये बढ़ा दिए गए। कोई पूछने वाला नहीं है। आवाम बेबस हो रहे हैं, आवाम को इतना परेशान किया जा रहा है, इतना दबाव में डाला जा रहा है कि अब वो फट पड़ेंगे। ये बहुत होती है, बर्दाश्त की भी हद होती है। एक गरीब अगर अपने बच्चे को खाना नहीं खिला सकेगा, दिन भर की नौकरी कर रहा हो, मजदूरी कर रहा हो, अरे कपड़े पहनना तो दूर की बात, के अच्छे कपड़े पहन लेंगे बाद में हो जाएगा, लेकिन जब वो अपने खाना नहीं, उनको पढ़ा नहीं सकेगा, मकान का किराया नहीं दे सकेगा, क्या करेगा वो? फिर चोरी डकैती करेगा, करप्शन होगा। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि सोचे समझे मंसूबे के तहत, एक मेरा अपना ख्याल है कि आवाम को करप्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब हर शख्स 2 नंबरी, शॉर्टकट इस चक्कर में लगेगा, इसलिए कि उसका वैसे पूरा ही नहीं, तनख्वाह में नहीं हो रहा। करप्शन तो पहले ही ज्यादाती क्राइम बढ़ रहे हैं। क्राइम भी बढ़ेंगे। फैसल साहब, ये मुझे बताइए कि कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF की शराइत मान रही है, और इस वजह से महंगाई बढ़ रही है। बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी, 1 रुपये 39 पैसे का उसमें इजाफा किया है। तो IMF प्रोग्राम की बहाली, जब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं आए थे तो वो कशकोल तोड़ने की बातें करते थे कि हम जो है कर्ज़ों से आवाम को छुटकारा दिलाएंगे। अब ये हुकूमत की, जो इस हुकूमत की बात की जाए तो इस तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा इन्होंने लिया है। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है। इन्होंने तो, इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा था, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़े तो समझ लो आपका वज़ीर आज़म चोर है। तब अब हमको वही समझ लेना चाहिए जो आपने कहा था इमरान खान साहब। ऐसा है क्या? अब आप ये बताइए, आप कहें कि हम बढ़ा रहे हैं तो वो मजबूरी में, जब आप अपोजिशन में हो तो वो कहें कि जो बढ़ा रहा है वो चोर है। तो ये किस तरह का डबल स्टैंडर्ड है? इन्होंने तो आवाम से कई वादे किए थे, वो मुझे घर, वो नौकरियां कहाँ दिख रही हैं? वो कहीं नहीं दिख रही कि वही नौकरियां मिलेंगी। बेरोज़गारी इतनी हो गई, महंगाई इतनी हो गई, लाकानूनियत इतनी हो गई इस दौर में कि कोई भी पता नहीं ये सिस्टम कैसे चला रहे हैं और इनको कैसे चलाने दिया जा रहा है, ये भी एक बात है। यानी कि फैसल साहब, जब जो भी ऑपोजिशन में होता है, जब वो ऑपोजिशन में होता है उसका बयान कुछ और होता है, जब वो हुकूमत में आता है तो उसका बयान बदल जाता है। हमेशा हम देखते हैं। मुझे एक शख्स बता दे, गरीब हो या अमीर जी, किसी भी तबके का, वो खुश है? सिवाय PTI के वज़रा और मुशीरों समेत कोई इस गवर्नमेंट से खुश दिखाई देता है? किसी का गुजारा हो रहा है? किस जगह हम बेहतरी देख रहे हैं? हमें सिर्फ एक जगह दिखा दें बेहतरी। हमें हेल्थ सिस्टम अच्छा मिल गया है, हमें एजुकेशन सिस्टम अच्छा मिल गया है, हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा मिल गया। PTI गवर्नमेंट ने 3 साल में दिया क्या सिवाय महंगाई के? क्या दिया है आवाम को? कुछ भी नहीं, कोई वो नहीं है। आवाम, आपने ना सिर्फ मुल्क का कर्जा बढ़ाया बल्कि आवाम पर भी कर्जा बढ़ाया और बोझ बढ़ाया, और आप सिर्फ ये कह रहे हैं घबराना नहीं है। भाई मौत आ गई है, करीब है, कब्र के अंदर उतार रहे हो, अब कह रहे हो घबराना नहीं है। क्या सूरत हाल है भाई? किस तरह से गुजारा करेंगे? कहाँ से होगा? एक आम आदमी, एक गरीब सड़क पे चलते हुए पूछो कि भाई आप जो है वो किस तरह से गुजारा करो, रोएगा वो। आपने दस्तरखान लगा दिया, आवाम को आप जो है ना वो दस्तरखानों पे बिठा रहे हैं
कि वो जो है वो लंगर ही खाएं, अपने हाथ ना चलाएं, उनके वो इस तरह से ना हो। तो ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने हाल कर दिया आवाम का। अब आवाम ही जो है वो इससे निपटेगी। एक सब्र का पैमाना होता है जो कि दिख रहा है कि बहुत जल्द लबरेज हो रहा है, और फिर जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट को अपना पता चलेगा अंजाम के क्या होगा। लेकिन मैं नहीं समझता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आवाम इस वक्त शदीद परेशान है और क़ुव्वत ख़रीद उनकी बिल्कुल नहीं है, तनख्वाहें बढ़ नहीं। एक एवरेज अगर आप इनकम की बात करें तो कितनी है, 18-19 हज़ार। जी हाँ, उस 18-19 हज़ार में जब आटा इतना 85 रुपए किलो मिल रहा होगा तो एक गरीब आदमी कैसे, रोटी भी वो कैसे खाएगा। 15 अच्छा, रुपए जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं अगर उनकी बात की जाए, एक गरीब आदमी जो कि रुख करता है यूटिलिटी स्टोर्स का, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहता है कि शायद कुछ कम रेट्स पर कीमतें बढ़ें, लेकिन अब यूटिलिटी स्टोर्स में भी कीमतें बढ़ रही हैं। घी की अगर बात की जाए तो घी जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पे मुख्तलिफ ब्रांड का 15 से 49 रुपये महंगा कर दिया गया है। तो कुकिंग ऑयल जो खाने की मतलब एक सालन भी अगर बनाता है इंसान तो उसमें ऑयल की ज़रूरत है, उसके बगैर नहीं बन सकता, वो महंगा कर दिया गया है। अभी हमने देखा जितनी साबुन, शैम्पूज़ या डिटर्जेंट जो भी इस तरह के घरेलू चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं सफाई में, क्लीनिंग में, वो सब महंगी कर दी गई यूटिलिटी स्टोर। देखिए मैं आपको बताऊं, जिसका बजट जो पहले एक माह का अपना राशन और ग्रॉसरी लाता था तकरीबन 10,000 की, वो इस वक्त ला रहा है 18 से 20 हज़ार की। इतनी महंगाई हो गई। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो आपने गिनवाई ये ज़रूरत ज़िंदगी है। अब साबुन भी ज़िंदगी है, ठीक है, साबुन इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब इंसान को टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है, दांत भी साफ़ करेगा, कपड़े भी धोएगा, कपड़े धोने का भी साबुन ज़रूरी है। इसके अलावा सर्फ भी ज़रूरी है, इन तेल भी ज़रूरी है, घी भी ज़रूरी है, खाना कैसे बनेगा, इन तमाम ज़रूरती अशिया पर कीमतें बढ़ गई हैं। अब यकीनन जिसको 10,000 में जिसका तमाम राशन आया था वो 18 से 20 हज़ार का हो गया, तो वो उस पर एक तरह से ये बोझ पड़ गया। अब पानी अगर हम कोई एक मुझे बता दें, सिर्फ एक कोई इस ऑफिस से कहीं बाहर से कोई एक बंदा जिसकी तनख्वाह में गुजारा हो रहा हो, जो परेशान ना हो, वो पहले खुश था, उसका घर चल रहा था, सुकून में था, इतनी महंगाई नहीं थी। लेकिन तो अब तो इन्होंने ऐसा कर दिया, पानी भी खरीद के पीते हैं, नलों में पानी नहीं आता कराची में, सही है, और ऐसा वो नहीं आता। गरीब जो है वो 50 रुपए वाला कैन पीता है, अमीर जो है वो 250 रुपए वाला नेस्ले का पानी पीता है। ये है, पानी भी गरीब भी पीता है खरीद के, भी जो बेसिक जरूरियात है जिंदगी है वो भी वो पैसों से खरीद रहा है। हवा जो है ना वो फ्री में मिल रही है। हम रोजी महंगाई की बात करते हैं और अब कहा जा रहा है कि आगे आने वाले जो महीने हैं, जो दिन है, उसमें मजीद महंगाई होगी। आप ये 10 रुपए पेट्रोल पे बढ़े हैं, हाँ। अब और चीजों पे कितने बढ़ेंगे ये तो अंदाजा, जब हम उसमें देखते हैं कि एक आम उसमें जब रेट बढ़ते हैं 2 से 4 रुपए बढ़ते थे, तो फिर सब चीज़ों पे रेट बढ़ा, ट्रांसपोर्टर यकीनन बढ़ाएंगे, सही है, इसलिए कि सारी चीज़ें हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट होती हैं ना, आती हैं, ट्रांसपोर्टर भी बढ़ाएंगे और उनके अखराजात भी बढ़ेंगे। जो चीज़ आप ख़रीदने जाएंगे वो कहेंगे भाई महंगी हो गई। किराया बस में सफ़र करने वाला जो एक स्टॉप के 25 रुपए देता था वो अब 30 रुपए देगा, वो भी इकट्ठे 5 रुपए बढ़ाएंगे, कहेंगे 10 रुपए पेट्रोल पे बढ़े, आप 5 रुपए तो जिसका बजट आउट हो गया, कोई नहीं। तो फैसल साहब, वजूहात की अगर बात करें तो क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं? हुकूमत ये जो वज़रा हैं वो तो बार बार यकीन दहानी कराते हैं कि अब चीज़ें महंगी नहीं होगी। घी के ऊपर यकीन दहानी कराई गई थी हुकूमत की जानिब से कि अब इससे ज़्यादा घी महंगा नहीं होगा, वो हो गया। बिजली की तरफ से इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि बिजली अब महंगी नहीं होगी, बिजली महंगी होगी। चीनी का कहा था, आटे का कहा था, चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का और एक्शन हुआ था, बड़ा ये हो रहा था, ये चीनी 85 रुपए बिकेगी, चीनी कितने बिक रही है जी? अच्छा, चीनी को छोड़ दें, आटे को ले लें, आटे का क्या हाल है, आटे का कीमतें कहाँ चली गई? मतलब बेसिक नीड और वो चीज़ें जो भी आपने कहा, बिजली का देखें, बिजली के रेट कहाँ गए, पेट्रोल का देखें, पेट्रोल के रेट कहाँ गए। इंसान करे तो क्या करे, हर चीज़ पे आपने अंधी बढ़ा दी है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, आवाम को पीस के रख दिया। मैं बताऊं, जिंदगी भर इमरान खान साहब और इनकी गवर्नमेंट को लोग याद करेंगे। और आप जो कह रही है इसका हल ये है कि यहाँ पर पॉलिसी नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है,
इनकी टीम जो है वो अधूरी है, सिर्फ डींगे मारती है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि इतनी नौकरियां आ रही हैं, लोग बाहर से आएंगे यहाँ नौकरी करने के लिए, और ऐसे सब वक्त दिखा रही हैं जिसकी कोई हद नहीं। और ये कराची का तो नक्शा बदल देंगे। कितने अरब रुपए? 1600 अरब, 1600 अरब का पैकेज, इतने अरब का पैकेज कहाँ है? कराची की सड़कें बता दे कौन सी बनी है? कराची में क्या जो है बेहतरी आई है इनकी गवर्नमेंट में। एक ग्रीन लाइन जो कि नवाज शरीफ के दौर से चल रहा था, वो उसकी बसें आई हैं, उस पर उछल रहे हैं तमाम मिनिस्टर्स, और उस पर खुशी जो है वो मनाई जा रही है कि हमने वादा पूरा कर दिया। भाई आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने 40 और 40-80 बसें जो है वो कराची वालों को दे दी। एक एहसान आपका कराची वाले याद रखेंगे। लेकिन कराची की आप देखें क्या, कराची तो पैदा करके देता है, इनको मुल्क को चला के देता है। कराची की सूरत हाल, यहाँ पानी मिल नहीं रहा, सड़कें टूटी हुई है, जो है वो ट्रांसपोर्ट है नहीं, अस्पतालों की जो सूरत हाल है अजीब व गरीब करके रख दिया। कोई सिस्टम कोई नहीं है, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, नहीं समझने वाले हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि कराची की जो आवाम है उसका कोई वाली व वारिस हिसाब से महंगाई है, सड़कों की बुरी हालत है, बसेस आ गई हैं, अच्छी खबरें हम सुनते हैं, लेकिन वो हमें मुकम्मल तौर पर दिखाई नहीं देता, तो वो फिर आवाम में मायूसी आ जाती है। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह करप्शन बढ़ रही है, जिस तरह स्ट्रीट क्राइम्स में कितना इजाफा हुआ है, ये सारे हालात के पेश नज़र। ये मैं बता रहा हूँ ना, देखें जो इस हर चीज़ के ना मुख्तलिफ असबाब होते हैं। अब अगर ये महंगाई कर रहे हैं, एक आदमी है जिसका पूरा नहीं हो रहा, वो अपने बच्चों को भूखा तो नहीं रखेगा जी, भूखा तो नहीं रखेगा। उसको जो वो कर सकता है वो करेगा। अब उसको अगर सड़क पे कोई बंदा मोबाइल फ़ोन लेते हुए जाता हुआ दिख रहा है, या बैंक से कैश लेता हुआ निकल रहा है, उसके पास छुरी है, चाकू है, या उसके पास गन है, वो जाके छीन लेगा, अपने बच्चे को खाना खिलाएगा, वो करेगा। तो ये सूरत हाल है, ये नौबत आ रही है आवाम की। इसीलिए स्ट्रीट क्राइम हो गए और दीगर जराइम, करप्शन हो गए, इसमें इजाफा होगा। जब भी इस तरह की महंगाई जहाँ पर भी होती है दुनिया भर में, वैसे तो होती नहीं है, लेकिन जो जिन जिन मुकामात, जिन जिन शहरों में, मुल्कों में ऐसा होता है सूरत हाल, वहाँ लाक़ानूनियत बढ़ती है। सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। एक तरफ ये परेशानी है, दूसरी तरफ इंसान को जो बुनियादी सहूलतें हैं वो भी नहीं मिल रही। बिजली की हम रेट्स भी बढ़ रहे हैं, हम बिल भी दे रहे हैं, लेकिन हमें बिजली की लोड शेडिंग का भी सामना है। इसी तरह गैस की अगर बात की जाए तो अभी से ये बात कह दी गई है कि सर्दियों में गैस का शदीद बहरान होगा, और इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा, और आज छुट्टी का भी दिन है। ज़्यादातर यूजली लोगों की छुट्टी होती है, और आज के दिन जो है वो लोग बाहर का रुख करते हैं। ख़ास तौर पे नाश्ते की अगर बात की जाए तो अपनी फैमिली के साथ। हमारे साथ वसीम इफ्तिखार भी मौजूद हैं, जो कि हमें अपडेट करेंगे कि इस वक्त वो कहाँ पर खड़े हुए हैं और लोग जो हैं वो क्या पसंद करते हैं खाने में। ज़्यादातर वैसे हम देखते हैं कि जो कराची के शहरी हैं वो हलवा पूरी बड़ी शौक से खाते हैं, और हफ्ते इतवार को यूजली ज़्यादा खाई जाती है। तो उनसे अपडेट लेते हैं। जी वसीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हफ्ते के दिन से जो हलवा पूरी खाने का जो सिलसिला शुरू होता है वो हम देखते हैं कि इतवार के दिन तक जारी रहता है। और चूँकि कराची के शहरियों को जब उनकी मसरूफ़ ज़िंदगी होती है, लेकिन जब उन्हें फुर्सत के लम्हात मैसर आते हैं तो वो उसको भरपूर तरीके से जो है उसको इंजॉय भी करते हैं। मैं इस वक्त डिफेंस में मौजूद हूँ, फेज़ 2 में, और आप मेरे अकब पे देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन लगी हुई है सिर्फ और सिर्फ हलवा पूरी खरीदने के लिए। यहाँ पे लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, और हलवा पूरी अपनी फैमिली के लिए जो है वो पार्सल लेने के लिए भी आए, और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यहाँ पे हलवा पूरी बन रही है और एंजॉय भी कर रहे हैं, लेने भी के लिए भी आए हुए हैं। सर आप ये बताएं, फैमिली के लिए लेने आए हुए हैं, कितनी हलवा पूरी और क्या कहेंगे? भाभी ने आज नाश्ता नहीं बनाया? 4 हलवा पूरी है, तो जाना है असल में हम लोग को अभी ना, इस वजह से। अंकल आप क्या कहेंगे बच्चों के लिए हलवा पूरी लेने के लिए? मैं एक साहब के घर में मुलाजमत करता हूँ, उन लोग के ले लेना, उन लोग के लिए लेना। आप अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों ने क्या डिमांड की? हलवा पूरी लेने बस। चाय पराठा नहीं खाना उनको? चाय घर बन रही है ना, पराठा कभी कभी होता है, डेली थोड़ी ना खाते हैं। ये
देखिए बच्चों की डिमांड और बिलखुसूस जो खातून खाना है उनकी डिमांड होती है कि आज के दिन जो है वो नाश्ता नहीं बनाएंगे, बाहर से हलवा पूरी आएगी। तो ये वजह है कि लोग यहाँ पे भी आते हैं फैमिलीज के साथ। मुख्तलिफ जो हलवाई की दुकान है जहाँ पे हलवा पूरी बन रही होती है, हम देखते हैं सुबह ही सुबह लोग जो वो हलवा पूरी के नाश्ते से एंजॉय भी कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ पार्सल लेने के लिए भी आए हुए होते हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हमें जो है वो चाय पराठा नहीं खाना, रोजाना ही खाते हैं, आज हलवा पूरी हो जाए। तो ये बताइए कि आपने ट्राई की है हलवा पूरी यहाँ की, और आपने आज क्या नाश्ता किया है? देखिए बात यह है कि मैं अपनी वालदा के हाथ का जो नाश्ता करके आता हूँ रोज़ाना, सुबह चाय और मक्खन की रोटी होती है। अच्छा। तो वो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त नाश्ता होता है। हलवा पूरी मैं ज़रूर ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरी वालदा जब तक हयात है, अल्लाह पाक उनका नाश्ता मेरे नसीब में लिखे, तो मैं नाश्ता तो उनके हाथ का करता हूँ। हाँ, यहाँ की हलवा पूरी इंशाअल्लाह ताला जैसे मुझे मौका मिलता है। तो बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बात की कि माँ के हाथ का जो पराठा या रोटी होती है उसकी तो अलग ही बात होती है। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। फिर जहां इतने हालात परेशान हैं और महंगाई का दौर है, लेकिन फिर भी आवाम कोई ना कोई ऐसा मौका ढूंढती है अपने आप को खुश रखने के लिए, अपनी फैमिली को आज बाहर जाती है, नाश्ते करती है। वापस आएंगे और फिर बात करेंगे कराची और इस वक्त जो आवाम के मसाइल हैं उस हवाले से। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। बात कर रहे थे हम गैस के बहरान की। कहा जा रहा है कि अभी सर्दियों का शुरुआत ही हुई है, अभी सर्दियां ठीक तरीके से आई भी नहीं है, और कहा जा रहा है कि शदीद इस बार गैस की शॉर्टेज है और आवाम को गैस प्रेशर का सामना तो हर साल ही करना पड़ता है सर्दियों में, लेकिन इस बार ज़्यादा करना पड़ेगा। हमने देखा है कि CNG स्टेशंस भी 9 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए हैं गैस की शॉर्टेज की वजह से, गैस की प्रेशर प्रॉब्लम की वजह से। जी फैसल साहब क्या कहेंगे? हर साल ही ये प्रॉब्लम होती है, गर्मियाँ होती हैं तो लोड शेडिंग का मसला, सर्दियाँ आती हैं तो गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। ये तो मामूल है, ये कोई नई बात नहीं है। सर्दियाँ आती हैं तो गैस की लोड शेडिंग हो जाती है। अब बेचारे आवाम जो है वो परेशान रहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस परेशानी से तंग आकर जो है वो लोगों ने अपनी गाड़ियों से CNG निकालवा ली है। अब जो LPG गैस, काफ़ी लोग कराची में रहने वाले जहाँ गैस नहीं है वो लोग सार्फिन गैस ये LPG की इस्तेमाल करते हैं। इस गैस में और उस गैस में भी तकरीबन आप ये करें, जो आपके घर में सुई गैस आ रही है वो उसका बिल जो है वो 300 से 400 रुपये आ रहा है, और वही गैस अगर उतनी ही मकदार की गैस आप सिलेंडर के इस्तेमाल से करेंगे तो 3 से 4 हज़ार रुपये। तो इतना फ़र्क है, वो भी आवाम पे पड़ेगा। अब जिनके पास गैस नहीं है मैसर, वो LPG का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। आप गैस महंगी कर दिया आपने, तो आप क्या सूरत हाल होगी? तो फैसल साहब ये क्या प्रॉपर प्लानिंग की कमी है या हमारे पास गैस की कंपनी एक है? खास तौर पर कराची की अगर बात करें तो कराची में हमेशा यही शॉर्टेज का मसला होता है। तो सर्दी की वजह से प्रेशर कम हो जाता है गैस का, ये बात बिल्कुल सही है। सर्दी की वजह से प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन इसके लिए पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, मुतबादिल इंतजाम किए जाते हैं। सबको पता है कि सर्दी आएगी और ये सर्दी किन महीनों में आती है ये भी सबको पता है। तो इनको जो है वो पहले से ही इसकी मनसूबाबंदी करनी चाहिए कि अब जो है सर्दी आएगी तो गैस महंगी होगी, गैस की शॉर्टेज होगी, तो इसके सिलसिले में नेमुल बदल हमें क्या करना चाहिए, इसका जो है किस तरह से आवाम को रिलीफ मिले, या इस शॉर्टेज को हम इंडस्ट्रियल एरिया में शॉर्टेज करें, जो खाने पीने जो घरेलू सार्फिन है उन तक ये मिले, गैस मैसर हो। अभी तो खाने पीने जो घरेलू सार्फिन है वो भी मुतासर हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी मुतासर हो रही है, जो ट्रांसपोर्ट है वो भी मुतासर हो रही है, सभी मुतासर हो रहे हैं। तो फैसल साहब अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो क्या किरदार अदा कर सकता है इस बहरान से निकलने में? ये प्राइवेट सेक्टर तो अपने तौर पर जो है वो यही करता है कि किसी न किसी तरीके से वक्त को गुजारने के लिए मुतबादिल इंतज़ाम करता है। फ्यूल CNG की जगह फ्यूल डलवाता है, LPG गैस की जगह जो लोग घरेलू सार्फिन हैं वो कम कुकिंग करते हैं, कम वो करते हैं ताकि उनके अखराजात कम आए। तो इस तरह से लोग वो करते हैं। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर और आवाम ये सब उस हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ये बुनियादी सहूलत है, ये गैस, पानी, बिजली, ये सब हुकूमत की जिम्मेदारी है देना। अब उसका काम है, वरना तो आप फिर हुकूमत ना करें भाई।
अगर आपके बस की बात नहीं है, आप आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते, तो आपको हुकूमत नहीं करनी चाहिए, आपको चले जाना चाहिए। और अगर आप में इतनी अहलियत है और आप ये सब कुछ कर सकते हो तो आवाम को रिलीफ तो दे। घर पे लोगों के गैस तो आए, गाड़ी पे तो लोग गैस डलवा सके, लोग अपनी इंडस्ट्री को तो चला सके। लेकिन अब आप ये कहते हैं कि ये तो मौसमी असर है, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। पेट्रोल के प्राइस बढ़े, ये इंटरनेशनली वो है, इसमें कुछ नहीं कर सकता। चीनी चोरी, आटा माफिया ये आया, इसमें कुछ नहीं, करप्ट माफिया है। हर चीज़ का कोई ना कोई जवाब है। तो फिर भाई आप क्यों हैं? आप हुकूमत किस नाम की है? चीज़ क्या है? वो मज़े लेने के लिए, वो प्रोटोकॉल हासिल करने के लिए। बिल्कुल बस हुकूमत, ये सब जो भी चीज़ें- हुकूमत होती है, ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि बिल्कुल, वो बुनियादी सहूलियात आवाम फराहम को करें। बुनियादी सहूलतें फराहम करे, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, गैस हो, तालीम हो, सेहत के उनको वसाइल दे, ताकि एक इंसान, क्योंकि इसका असर इंसान की फ़िज़िकल हेल्थ पे तो पड़ रहा होता है, मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। बिल्कुल। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। आपको बताएंगे कि नस्ला टावर के रिहायशियों के लिए एक बुरी खबर, और उन्होंने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दी थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। अब कहा जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से उन्होंने उनको नोटिस दिया है कि 1 माह के अंदर जो है ये आप ये बिल्डिंग खाली कर दें। 27 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है। इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत बड़ी ज़्यादती है। देखिए, ये बिल्डिंग जिन भूतों ने तो तैयार नहीं कर दी, अचानक से नहीं बन गई। ये अगर बिल्डिंग तामीर की गई है और इस तामीरात में जो है गैर कानूनी तौर पर अगर कुछ अराजी को भी इस्तेमाल किया गया है तो वो तो हो गई है। अब लोगों ने जिन्होंने अपार्टमेंट ख़रीद दिए वो बेचारे गरीब तो फंस के रह गए। वो अब कहाँ जाएंगे? वो अपने मुतबादिल तौर पर इंतज़ाम कर रहे हैं कि हम किसी तरह से जाएं, लेकिन उनके साथ एक तरह से ज़्यादती हुई है। असल ज़िम्मेदार तो वो बिल्डर, वो लोग, वो इदारे, वो SBCA, वो KDA, वो लोग हैं जी। उन्होंने तो करोड़ों रुपए रिश्वत ली जी। और बनवाने दिया, बन गया। तो सब लोग सो रहे थे क्या? ये जिन्नात ने तामीर कर दी क्या? सर, यही एक बहुत तो- बड़ा सवालिया निशान है। अब जब आवाम ने ख़रीद ली, बन गई, एक चीज़ है, वो वहाँ पर लोगों ने जो भी कुछ था किसी तरीके से ख़रीद ली। अब कोई जुर्माना या कोई ऐसी चीज़ देते जिस पे जो है वो ये लोगों को रिलीफ मिलता। अब बहरिया टाउन वाले ने भी तो बड़ी अराजी कब्ज़ा की थी, फिर उससे भी तो प्ली बार्गेनिंग हुई, वो भी तो 700 अरब रुपए जमा करा रहे हैं ना। अब इनसे भी कुछ कर लेते कि भाई आप पर ये जुर्माना है, आप बन गए, आप रह रहे हैं। अब असल चीज़ ये है कि वो ख़ानदान जिन्होंने उस बिल्डिंग में दी है वो परेशानी का शिकार है, और इतनी परेशानी है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अंदाज़न आपका कितने जो ख़ानदान होंगे वहाँ पर रहते होंगे, कितने घर होंगे? देखिए, तकरीबन 70 के करीब लोग बता रहे हैं कि फैमिली उसमें रहती हैं। उसके अलावा काफ़ी लोग अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो नई बनी थी इस वजह से। अब वो जो 70 लोग हैं ना, उनकी कहानी है कि देखिए, कोई भी जब अपना घर बनाता है ना तो वो उसकी एक ख्वाहिश होती है, वो अपना सब कुछ बेच बाज के कर करा के बड़े अरमानों से और बड़ी मेहनत से घर बनाता है। पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी होती है। ऐसे नहीं बन जाता कराची के अंदर घर कि वो बन गया। अब वो तो सड़क पे आ गया ना, उसके लिए तो कुछ नहीं, उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उसकी ज़िंदगी भर की मेहनत, जमा पूंजी सब जो है वो तो इस तरह से लग कोई गई। ऑल्टरनेट दिया जाएगा? कोई ऑल्टरनेट नहीं दिया जा रहा। उसको बिल्डर जाएंगे? ने तो हाथ उठा लिए, बिल्डर ने कहा मैंने तो लगा दिया है, ये बना हुआ है, तैयार है। अब जब नहीं है तो फिर मैं क्या करूं? अब बिल्डर के पीछे लोग हैं, बिल्डर के पास कुछ है नहीं। अब आज जो है, जो बिल्डर्स की एसोसिएशन है वो अपने तौर पर प्रोटेस्ट कर रही है। उसका तहफ़्फ़ुज़ात, उसका ये कहना है कि अब ये इस तरह से होगा तो फिर शहर में इमारतें बनना मुश्किल हो जाएंगी। एक अजीब जो है सूरत हाल है। अभी ये कहा गया है कि ये खाली कर दे, लेकिन लगता नहीं है कि ये इस तरह से आराम से खाली हो जाएगा और लोग कर देंगे। और अगर कर भी दें तो वहाँ के जो मकीन, जो वहाँ के रिहायशी हैं, वो उनके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई एक घर बनाने में लगा देता है और फिर बाद में वो उस घर में रहने लग को ये पता चले कि घर जो तामीर किया गया है ये गैर कानूनी जगह है, ये उसके बाद उसको कहा जाए कि वो चला जाए, तो उस पर क्या बीतेगी? तो बहुत बड़ा ये जो बिल्डर माफिया है, जितने भी किस तरह से ये घर बना लिए जाते हैं, और आवाम की भी ये जिम्मेदारी है कि जब भी ये इदारे वाले, ये मुख्तलिफ इदारे जो है ना, KDA, SBCA,
ये लोग क्या थे? इन लोगों का फर्ज है ना, इन लोगों का काम है, इनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने करोड़ों रुपए रिश्वत ली है। पूरे शहर में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम है नहीं होगी। 120 गज पे जो है वो नहीं बनेगा ग्राउंड प्लस 2 से ऊपर, लेकिन ग्राउंड प्लस 4 और 5 कैसे बन रहे हैं? बिल्कुल, हम देखते हैं कि 80-80 गज पे जो है वो बड़ी-बड़ी इमारतें तामीर कर दी जाती हैं। तो ये सिंध के बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जितने भी मुतालिका डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर ही मेरे ख्याल है कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, उनके ऊपर जो करप्शन कर रहे हैं इस तरह की, उनके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है ताकि आइंदा इस तरह ना हो सके। मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रबिया खान मौजूद है, हमारी रिपोर्टर, जो कि आदिया हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अपडेट करेंगी मौसम की सूरत हाल के हवाले से। जी आदिया, कहाँ पर मौजूद हैं आप, और बताइएगा कि कराची का इस वक्त मौसम कैसा है? बिल्कुल, कराची का मौसम इन दिनों खासा गर्म है। रात में ज़रूर खुनकी हो जाती है, लेकिन दोपहर में मौसम बहुत गर्म होता है। इस वक्त भी टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। और आज जो ज़्यादा प्रेडिक्शन की जा रही है कि जी आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत कितना जाएगा, तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जाने का इम्कान है दर्जा हरारत। इसके अलावा जो ह्यूमिडिटी है वो 22% रिकॉर्ड की गई है। शदीद गर्मी है शहर में, और महकमा मौसमात का ये बताना है कि ख़ासतौर पर जो अक्टूबर का महीना होता है ये खासा गर्म होता है। इसी तरीके से मई का महीना जो होता है ये भी शहर के अंदर, कराची के अंदर खासा गर्म होता है। तो कराची वालों को सर्दी के लिए नवंबर के मिड तक का या एंड तक का इंतजार करना पड़ेगा, और ये जो गर्मी चल रही है इन दिनों इसको बर्दाश्त करते रहना होगा। ताहम रात के औकात कार में अगर हम देखें तो शहर में खुनकी हो जाती है, ठंड महसूस होने लगती है। टेम्परेचर जो आज मिनिमम रिकॉर्ड किया गया है वो 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और बारिश के हवाले से अगर बात करें, महकमा मौसमात से पूछें कि जी बारिश कब होगी, तो अब शहर में किसी किस्म की कोई बारिश का इम्कान नहीं है, ना ही आइंदा जो है वो कोई स्पेल देखा जा रहा है। और आज का मौसम जो है वो भी खासा गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया नाज। हमें अपडेट मौसम की सूरत हाल के हवाले से कुछ और ख़बरों को शामिल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कराची पुलिस का एक ज़बरदस्त कारनामा। कराची पुलिस ने पकड़े 100 नशई अफराद को सजावर ले जाकर दरगाह अकीक शाह छोड़ दिया। अब सजावल वाले एक तरफ परेशान हैं कि इतने सारे नशई बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं तो कहीं चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा ना हो। एक तरफ सजावल वाले तो परेशान हैं, दूसरी तरफ नशई अफराद भी परेशान हैं कि हमें वहाँ ले जाकर क्यों छोड़ दिया गया। इस हवाले से बात करते हैं फैसल साहब। जी देखिए, कराची पुलिस, क्या पुलिस की मासूमियत कहें या मासूमियत नहीं, गैर जिम्मेदारी जान छोड़ाई। वजह ये मैं आपको बताऊं कि कराची पुलिस ने जो है वो एक मुहिम शुरू की हुई है मंशियात के खिलाफ, जिसमें आप देख रही होंगी कि यौमिया जो है वो पूरी कराची पुलिस जितने भी नशई बेचने वाले हैं, मंशियात बेचने वाले हैं, गुटके और ये छालिया और ये उसके खिलाफ हेरोइन, चर्स, अफीम, आइस, इनके डीलर्स को पकड़ रहे हैं, इनके बेचने वालों को पकड़ रहे हैं। अब ये लोग जो होते हैं ना, ये नशई, ये पुलिस के लिए होते हैं सर दर्द, इसलिए कि इनको पकड़ के लाती है ना पुलिस, तो इनको होती है नशे की तलब, और ये फिर लॉकअप के अंदर मचाते हैं शोर और एक हंगामा होता है। और अल्लाह ना करे इसमें से अगर कोई मर जाता है ना, तो वो पुलिस वाले के लिए बन जाता है अजाब। सही है, पूरी इंक्वायरियां होती हैं, पोस्टमार्टम, ये वो सारी चीजें। तो अब इनके लिए देखें, जो नशा बेचने वाला है, जो पीता नहीं है ना, उसको तो पुलिस बुक कर देती है, FIR कर देती है। अब ये पीने वाला सर का दर्द है, अब इसको अगर जेल में भी भेजेंगे, वहाँ पर भी जो है वो सारी चीज़ें होगी। यहाँ पर जो है वो कोई ऐसे सेंटर्स तो है नहीं कि इनको जो है दोबारा से सही बनाया जा सके, रिहैबिलिटेशन। जी हाँ, तो इनके पास तो वो कोई किसी किस्म का वो नहीं है। अब इनके लिए सर दर्द ये बने होते हैं, तो अब इन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए इन्होंने ये तरीक़ेकार किया कि यहाँ से उठाओ, सड़क से भरे बस के अंदर, इनको सजावल के, इनको ऐसी दूर दराज भेज के आ रहे हो कि ये यहाँ पे ना दिखें। अच्छा, ये वारदातें भी करते हैं, ये नशे जो होते हैं, ये किसी का जो है वो गाड़ी के ग्लासेस निकाल लिए, साइड मिरर निकाल लिया, कोई और चीज़ चुरा ली,
और इस तरह से कर लिया तो अपनी जो है एक पुड़िया या एक सिगरेट हो जाए इस तरह से। तो वो ये इन्होंने तरीक़ाकार अपनाया कि यार हमारी जान छूटेगी, उठा के इन्हें उधर डाल दो। सबको जो है वो घेरा कि हमें जो है सफाई करवानी है थाने की, इस तरह से ये बहाना बनाया। उनको गाड़ी में बिठाया, पकड़ के सोते पे से उठा के लेके गए, बिठा के जो है वो सजावल में छोड़ा वहाँ पे और छोड़ के यहाँ आ गए ताकि अपनी जान इससे कबल भी हमने देखा था कि सक्खर में कुछ नशे अपराध को पकड़ के कराची और हैदराबाद लेके जाना था रिहेबिलिटेशन सेंटर, लेकिन वहाँ से उन्होंने वहीं उनको छोड़ दिया और वो ट्रेन से बाहर। मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पर सिर्फ ईदी है ना, ईदी, वो वहाँ नशे अपराध का इलाज होता है। एक ईदी सेंटर है और एक माड़ीपुर रोड पर सेंटर है जो कि ANF ने और पीपल्स प्रोग्राम के तहत बना हुआ है। हमारे यहाँ इदारे नहीं है। मेरी पुलिस चीफ से बात हो रही थी, इमरान याकूब मनास जो कि एडिशनल IG कराची है, उनके पास बैठा हुआ था, मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि इन मंशियात के आदि अफराद को क्या करें, इनका इलाज कहाँ इलाज तो कराएं, इनको कहाँ रखें। हमारे पास टाइम कम है, मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो नशे के आदि अफराद होते हैं, इन पे कोई संजीदगी, ऐसे कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसे सेंटर्स हुकूमती सतह पे अगर बात की जाए, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, क्यों नहीं भेजा जाता इनको? नशे के आदि अफराद के हवाले से कोई काम क्यों नहीं होता? हमारे पास जगह कहाँ है, हमारे पास ये सेंटर्स हैं कहाँ, रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं कहाँ? तो बनाने की ज़रूरत, तो बनाने की तो ज़रूरत है, बिल्कुल बनाने की ज़रूरत है। जब आपको नशे की लानत को ख़त्म करना है तो उसके पीने वालों का इलाज ज़रूरी है। वो इलाज होगा का रिहेबिलिटेशन सेंटर में होगा, वो बने ही नहीं है। हमारे पास सरकारी तौर पर गिने चुने, मैंने बताया ना आपको, ईदी सेंटर हो गया, 2-3 और हैं वहाँ पर है, और वहाँ पर कितने लोगों का इलाज हो जाएगा? मुश्किल से 2-4 हज़ार का हो जाएगा। लेकिन आपके पास नशे अफराद की तादाद कितनी है? वो इतनी बड़ी है कि उसके लिए आपको सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है ताकि इनके इलाज हो। बिल्कुल आपने सही कहा वहीं पर जो है फैसल साहब, मेरे ख्याल से वाकई संजीदगी से इस हवाले से सोचने की ज़रूरत है और कुछ ऐसे सेंटर्स कायम करने चाहिए जहां पर इन नशे अफराद का इलाज हो सके। चलेंगे अपनी अगली खबर की जानिब। महकमा सिंध, हुकूमत सिंध की जानिब से कोरोना SOPs के हवाले से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब कारोबार जो है वो हफ्ते में 7 रोज़ खुला रहेगा। इंडोर तकरीबात के लिए 300 और आउटडोर तकरीबात के लिए 500 वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनका दाखिला जो है वहाँ पर वो शिरकत कर सकेंगे। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेलवे में भी SOPs के साथ 70% जो है वो मुसाफिर को जाने की इजाज़त होगी। ये कुछ नया चेंज आया है, कुछ SOPs के हवाले से ईज़ किया गया है। क्या कहेंगे फैसल साहब? अब कारोबार, एक जो कारोबारी तबका था, ख़ास तौर पे ताजिर बरादरी, काफ़ी उनको नुकसान हो रहा था। 2 दिन कारोबार बंद था, अब 7 दिन कारोबार खुला रहेगा। अच्छी बात है। देखें जैसे जैसे कोरोना ख़त्म हो रहा है, अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि यहाँ पे केसेस में कमी आ रही है। इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो, सिंध गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है, वफाकी गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है और जो है वो तादाद बढ़ाई जा रही है। तकरीबात की भी तादाद बढ़ा दी गई, दुकानें खोलने के दिन भी बढ़ा दिए गए कि पूरा हफ्ता जो है आप कारोबार कर सकते हैं। इससे रिलीफ मिलेगा ताजरों को, परेशान लोगों को, और इससे रिलीफ मिलेगा जो है आम आवाम को, क्योंकि जो ये बंद होने से नुकसान होता था, दिहाड़ीदार तबका वो मुतासर होता था शदीद। अब जब किसी का हॉल में पहले लोग 500 लोग गेस्ट बुलाते थे, अब वो 200 बुलाएंगे तो 200 का ही खाना पकेगा। इससे कैटरिंग वाले को नुकसान होगा, कैटरिंग पे काम करने वाले उनको होगा, और जो हॉल इंतज़ामिया है वो पैसे से वो उनको नुकसान होगा। तो ये पूरा एक सर्कल है, एक चेन है। मतलब अब इसी तरह दुकानदार है, वहाँ पे दुकान पे अगर 2 लोग काम करते हैं, एक छोटी सी दुकान है, उन 2 लोगों की जो है दिहाड़ी मर जाएगी, एक दिन नहीं मिलेगा उसको। अब ये तमाम 7 के 7 दिन खुलेगा तो फ़ायदा होगा, तो आवाम को भी रिलीफ मिलेगा, आपको भी परेशानी नहीं होगी, आप मज़े से जाके किसी भी दिन शॉपिंग कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया फैसल शकील साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया और बहुत सारे मौज़ूआत के हवाले से बात की। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ और मौज़ूआत शामिल करेंगे, बात करेंगे। आज आलमी दिन भी है, खाने का आलमी दिन, और वो लोग जो खाने के शौकीन हैं वो इसे बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे क्योंकि आज
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड फूड डे यानी खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से मुल्क भर में कराची की स्पेशली बात करें तो वर्कशॉप्स और सेमिनार का भी इनेकाद किया जा रहा है। आलमी मसला है खुराक की। अगर बात की जाए तो कई ऐसे लोग हैं जो खुराक से महरूम हैं, उनको बेसिक न्यूट्रिशन जो चाहिए होती है वो मौजूद नहीं है। एक और मसला अगर कराची की आवाम का देखें तो यहाँ पर खाना ज़िया करने का है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खाने को इस तरह ज़ाया कर देते हैं कि उन्हें इस बात की फ़िक्र ही नहीं है कि जो खाना वो ज़ाया कर रहे हैं उसके लिए कुछ लोग हैं जो कि दो निवाले के लिए भी तरसते हैं। तो इस हवाले से आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नूरे हिरा ने, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं रिसर्चर हैं रिस्क फाउंडेशन की। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं नूरे हुमा आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नूरे हुमा, जैसा कि आज वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? थैंक यू सो मच ज़ायरा फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम नूरे हुमा है और मैं रिस्क ट्रस्ट से बिलोंग करती हूँ, एक ऐसा इदारा जो कि फूड इनसिक्योरिटी और फूड वेस्टेज के ऊपर काम कर रहा है लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। तो कमिंग बैक टू वर्ल्ड फूड डे, कि वर्ल्ड फूड डे है आज और 16 अक्टूबर को हर साल ये वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। ये एक इंटरनेशनल डे है और इसी दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर आती है उसका भी बॉर्न हुआ था, तो ये उसकी भी बर्थडे होती है। और ये डिफरेंट पूरी दुनिया में डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है। जैसे कि यूएसए में बहुत ज़्यादा जो है स्पॉन्सरशिप डोनर्स जो हैं वो आते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रांट्स और अवार्ड्स देते हैं इस दिन पे। उसके अलावा जो यूरोप वाली साइड से अगर आप आ जाएं तो वहाँ पे इस दिन में सिम्पोजियम जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं। और एशिया में बड़े अच्छे तरीके से, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया का ये जो हमारा खिता है इसमें बड़े अच्छे तरीके से वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। हम लोग फूड प्रोटेक्शन और ये जो राशन होते हैं ये बहुत वाफर मकदार में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में, कंसिडरिंग के लोगों की हंगर इंडेक्सेस बहुत ख़राब हैं, मैल न्यूट्रिशन है हमारे मुल्क में। और इसके अलावा मीडिया कैंपेन्स और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी होती हैं। तो इस तरह वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है और आइडिया और पर्पस ये है वर्ल्ड फूड डे का कि दुनिया को याद कराया जाए डोनर वाली साइड पे कि लोगों को इस दिन देने की ज़रूरत है, गरीबों को जिसके पास नहीं है, और गरीबों को याद कराया जाता है इस दिन का कि इस दिन की क्या इंपॉर्टेंस है, खाने की, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड की उनकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। सही। अच्छा नूरे हुमा, अगर हम इस पे बात करें वर्ल्ड फूड डे के हवाले से तो दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक ये कि खुराक जो प्रॉपर न्यूट्रिशन हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसको एक ऐसा खाना ग़िज़ा मिले जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन शामिल हो। लेकिन हम देखते हैं पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं, बच्चे ख़ास तौर पे मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। तो इस हवाले से क्या आगाही मुहिम आज जो थीम है वो चलाई जा रही है, उस हवाले से भी हमें बताइए। अगर आप देखें पाकिस्तान के स्टैट तो 40% लोग जो है ना पाकिस्तान में वो फूड इनसिक्योर हैं। अब फूड इनसिक्योर क्या है, यानी लोगों के पास खाना मैसर नहीं है, लोगों को क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका इल्म नहीं है और उनको सही तरीका नहीं पता कि उन्होंने कहाँ जाके सही चीज़ लेनी है। ठीक है। और कराची की तरफ अगर आप आ जाए तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है ज्योग्राफिकली भी और पॉपुलेशन वाइज भी। और कराची की जो आबादी है वो 22 मिलियन है, जिसमें से 11 मिलियन लोग स्लम्स में रहते हैं, यानी 50% लोग स्लम्स में रहते हैं। और स्लम्स में रहने का मतलब है कि लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, लोगों के पास खाना नहीं है खाने को, वहाँ भूख है, वहाँ हंगर इंडेक्सेस खराब है। अब हंगर इंडेक्स जब आप कैलकुलेट करते हैं, हमने कैसे कैटेगराइज कर लिया कि कराची में 11% जो है वो 11 मिलियन यानी 50% लोग स्लम्स में रहते हैं और उनके पास हंगर है। तो हंगर इंडेक्स जो होते हैं ना वो 4 चीज़ों से कैलकुलेट किए जाते हैं। आपकी जो है अंडर नरिशमेंट पॉपुलेशन की, आपकी चाइल्ड मोर्टेलिटी, फिर आपकी चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग। अब कराची में देखा जाए तो अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन 11 मिलियन है, वो मैं पहले बता चुकी हूँ, यानी 50%। उसके बाद अगर आप चाइल्ड मोर्टेलिटी के ऊपर आ जाएं, चाइल्ड मोर्टेलिटी से मुराद है कि कितने बच्चे पैदा होते साथ ही उनकी डेथ हो जाती है। तो हर 1000 बच्चा जो पैदा होता है उसमें से 82 बच्चे जो हैं वो वफात पा जाते हैं, यानी तकरीबन 10% बच्चे पैदा होते ही उनकी डेथ हो जाती है। तो फिर ये हमारा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है कराची का, ये मैं कराची के हवाले से बात कर रही हूँ।
उसके बाद अगर आप आ जाए चाइल्ड स्टंटिंग, कराची में चाइल्ड स्टंटिंग की क्या सिचुएशन है? तो चाइल्ड स्टंटिंग ऐसी सिचुएशन होती है कि आपकी जो हाइट है वो आपकी एज के हिसाब से कम होती है, ठीक है, यानी आपकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई। तो कराची में चाइल्ड स्टंटिंग की सिचुएशन 45% है। 45% बच्चे कराची में स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, जबकि पूरे पाकिस्तान में 41% है। तो कराची का उस हिसाब से जो है सिंध का, कराची का जो खित्ता है उस हिसाब से उसकी चाइल्ड स्टंटिंग रेट भी खराब है। फिर अगर चाइल्ड वेस्टेज की बात करें, यानी आपकी बच्चे की जो हाइट है वो उसकी वेट के हिसाब से नहीं है, तो वो भी 30% है। तो ओवरऑल सिंध का जो इलाका है या कराची है उसका हंगर जो है वो ज्यादा खराब है, हंगर इंडेक्स ज्यादा खराब है बनिस्बत पूरे पाकिस्तान का। और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि अभी रिसेंटली 2 साल हो गए हैं, हमने बड़ी बुरी तरह कोविड ने हिट किया और कराची में जो है बहुत बड़ी एक अवाम है जो कि काम करती है, वर्कफोर्स लेबर कराची में पाई जाती है। अब जब कोविड ने हमें हिट किया तो ये वर्कफोर्स जॉबलेस हो गई और इनके इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो गए, जिसकी वजह से डायरेक्टली उनकी डाइट पे, उनके खाने की अवेलेबिलिटी पे असरात हुए, जिसकी वजह से हमारा ये हंगर इंडेक्स जो है या हंगर के ये जो मैट्रिक्स हैं ये खराब वो उसमें इजाफा हुआ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा नूरे हुमा, हम आपने बताया कि कराची में इस वक्त कई ऐसे बच्चे हैं जो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, ग़िज़ा ना होने की वजह से उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, और कई ऐसे बच्चे हैं जो कि पैदा होते ही मर जाते हैं क्योंकि उनको जब वो माँ के पेट में होते हैं तो माँ को ग़िज़ा नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो भी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं। एक तरफ ये हालत है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम बड़ी आसानी से जो ग़िज़ा है, जो फूड है, उसको ज़ाया कर रहे होते हैं। हम दावतों में देख लें, शादियों में देख लें, इतना फूड ज़ाया होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कहेंगी आप? क्योंकि क्या वो फूड बजाय हम ज़ाया करने के किसी का पेट भर सकते हैं उससे। जी हुमा, मेरे ख्याल है प्रॉपर आवाज़ नहीं जा रही आज, इसी हवाले से हम जी नूरे हुमा हमारे जी मैं आपके साथ हूँ। जी नूरे हुमा, मैंने सवाल किया था कि एक तरफ आपने कहा कि हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो मर जाते हैं ग़िज़ाई किल्लत की वजह से। दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, मैल न्यूट्रिशन की वजह से, ग़िज़ाई किल्लत की वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उस तरह ग्रोथ नहीं होती जैसे कि बाकी बच्चों की होती है। एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस तरह से फूड वेस्ट की जाती है, जिस तरह से फूड का ज़िया किया जाता है शादियों की तकरीबात में, दावतों में, तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जो फूड हम ज़ाया कर रहे होते हैं वो किसी और का पेट भरने के काम आ सकता है। देखिए, जहाँ पे 40% लोग फूड इनसिक्योर हैं हमारे मुल्क में, दूसरी तरफ 40% खाना फार्म से लेके कंज्यूमर तक ज़ाया होता है। यानी जब किसान जो है खाना उगाता है वहाँ से लेके ट्रांसपोर्ट तक, कंज्यूमर तक 40% खाना हमारा अलोंग दी सप्लाई चेन, फूड सप्लाई चेन ज़ाया होता है। और इसी तरह दूसरी तरफ 40% लोग फूड इनसिक्योर हैं, यानी उनके पास खाना नहीं है। अगर हम एक ऐसा फूड सिस्टम बनाएं और उसको बेहतर करें कि हमारा जो खाने का ज़िया है, चाहे वो किसान के पास है क्या, या वो ट्रांसपोर्ट में है, या वो मार्केट में है, या फिर जिस तरह हम कॉस्मेटिक जो है एक आइडियोलॉजी बना लेते हैं कि हमें साफ सुथरा टमाटर चाहिए, बिल्कुल ख़राब चीज़ हम नहीं एक्सेप्ट करते। अगर हम अपना जहन बदल लें तो हम ये बहुत सारा खाना ज़ाया होने से बचा सकते हैं और उन लोगों का पेट भर सकते हैं जो कि रोज़ भूखे सोते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये कि हमें अपना बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है, कॉस्मेटिक आइडियोलॉजी से थोड़ा हटने की ज़रूरत है। थोड़ी सी अगर ख़राब चीज़ भी है तो हम उसको लें, हम उसको ख़रीदें। और उसके अलावा शादियों में, बफेज में जिस तरह खाना ज़ाया होता है, आप उतना ही डालें, उतना ही लें जितना आपको ज़रूरत है। और कोशिश करें जब आप कहीं जाएं किसी शादी में तो उनको रिक्वेस्ट करें कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, जैसे मैं जिस इदारे से बिलोंग करती हूँ वो खुद फूड वेस्टेज के ऊपर काम करता है, कि आप शादियों से बचा हुआ खाना उठाएं, उसको सॉर्ट करें, उसको देखें कि वो साफ़ सुथरा है और गरीबों तक पहुँचाएं। तो हमें अपना बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। सही। अच्छा नूरे हुमा, हमें अपने इदारे के हवाले से भी बताइए कि आपने कहा कि हम भी फूड वेस्टेज के हवाले से काम करते हैं, तो आज के दिन क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग कर रहे हैं? अच्छा,
हम लोग रिस्क से मेरा ताल्लुक है और ये कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में जो है इसकी प्रेजेंस है। हम लोग फूड राशन के ऊपर काम करते हैं, दस्तरखान के ऊपर काम करते हैं और वेस्टेज के ऊपर काम करते हैं। और अगर वेस्टेज की बात की जाए, क्योंकि हम वेस्टेज की ही बात कर रहे हैं आज, तो मैं वेस्टेज के ऊपर, फूड वेस्टेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगी। इसके हवाले से हमारे प्रोग्राम का नाम है रिस्क बचाओ, यानी खाना बचाओ, ठीक है। और हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, डिफरेंट FMCGs, डिफरेंट कंपनीज, जहाँ पे एक नियर टू एक्सपायरी, एक्सपायर्ड नहीं, नियर टू एक्सपायरी फूड, और ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स जो डिफरेंट जगहों से रिजेक्ट हो जाते हैं, या बफे का बचा हुआ खाना, प्लेट का नहीं, जो बफे में बचता है हम वो एक्सेस फूड लेते हैं, वेस्टेड फूड नहीं उठाते। और हम ऐसा बहुत सारा खाना अपने पास लेके आते हैं, उसको सॉर्ट करते हैं और उसको गरीबों में बांटते हैं। और तकरीबन भी 3000 से लेके 4000 किलो खाना हम डेली बांटते हैं। सही सही। अच्छा नूरे हुमा, आपने बात की थी कि हमें आइडियोलॉजी बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर ये कहें कि वालिदैन अगर बच्चों की शुरू से ऐसी तरबियत करें और शुरू से ही उनको इस बात का आदी बना दें कि एक निवाला भी वो वेस्ट ना करें, तो अगर जब आदत आपके अंदर पैदा हो जाती है, तो चाहे आप किसी भी दावत में जाएंगे, शादी में जाएंगे या रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, तो आप खाना वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस हवाले से क्या कहेंगी? ये चीज़ सोच में बदलने की ज़रूरत है। हाँ जी, ये हमें सोच में बदलने की ज़रूरत है। वालिदैन को अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि अपनी प्लेट में उतना ही डालें जितना उनको ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा डालने से आप अपना पेट एक्सेस तो भर लेंगे, मगर आपकी जगह पे एक बंदा भूखा ज़रूर सोता है। तो आप जब अपने जहन में ये बात डाल लेंगे तो आप यकीनन कम ही खाएंगे, कम ही लेंगे। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे थोड़ा सा ख़राब टमाटर, ये भी एक चीज़ है जो मैं आपकी नोटिस में लाना चाहूँगी। थोड़ा सा खराब टमाटर या कोई चीज़ जो हम मार्केट में जाके या सब्जी मंडी में जाके रिजेक्ट कर देते हैं कि हमने नहीं लेनी, वो अल्टीमेटली ज़ाया हो जाती है। अगर आप उसको उठा के घर ले आएँ और उसको सॉर्ट करके आप उसको किसी तरह प्रिजर्व कर लें, जैसे फ्रीज कर लें या उसकी पेस्ट बना के रख लें, तो आप बहुत सारा फ्रूट ज़ाया होने से बचा सकते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल ज़ाया होने से बचा सकते हैं। इस तरह हमें ना सिर्फ अपने बच्चों के अंदर इस चीज़ को लाने की ज़रूरत है, हमें अपने अंदर भी एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह कॉस्मेटिक आइडियोलॉजी से हट के एक आम जो है वो इस तरह सोचें कि हमें खाना ज़ाया नहीं करना और मैंने किसी तरह इस खाने को बचाना है, चाहे मैं उसको प्रिजर्व करूँ, चाहे मैं उसको फ्रीज करूँ, उसकी पेस्ट बनाऊँ। तो आपको अपने इस तरह एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया नूरे हुमा, आपने हमें वक्त दिया। नूरे हुमा हमारे साथ ही बिल्कुल मेरे ख्याल है कि सोच बदलने की ज़रूरत है और शऊर पैदा करना पड़ेगा जब इंसान माँ बाप में भी और जो बच्चे हैं उनमें भी, कि वो बिल्कुल भी खाना का जो है ज़िया ना करें, क्योंकि आपका ज़ाया किया हुआ खाना क्या पता किसी और के काम आ जाए। तो मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। मज़ीद कहते हैं, मैं हूँ ज़हरा रज़ा और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मौसम बदल रहा है और हम मौसम गर्मा से मौसम सरमा की तरफ जा रहे हैं। जब भी मौसम बदलता है तो कई ऐसी इश्यूज़ हैं स्किन से रिलेटेड, ख़ास तौर पर वो सामने आ जाते हैं, जिसमें ड्राई स्किन का होना और कुछ ऐसी एलर्जीज़ हैं जो स्किन पर हो जाती हैं। इसके अलावा एलर्जीज़ की अगर बात की जाए तो कुछ लंग्स की भी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि जब मौसम बदल रहा होता है तो वो एग्रीवेट हो जाती हैं। तो इस मौसम में आप अपनी स्किन का, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं, ये हम बताएंगे, जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमें ज्वाइन किया है हकीम तारिक अहमद साहब, माहिर तिब्ब नबवी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं? अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया वक्त दिया हकीम साहब। मौसम बदल रहा है, कराची में तो अभी इतनी सर्दियों का स्टार्ट नहीं आया है, लेकिन कुछ हमने देखा कि कल इस तरह की रात में हवाएं चल रही थी और एक खुश्क मौसम हो गया था। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि स्किन के हवाले से अगर बात करें तो जब भी मौसम बदलता है तो स्किन आपकी ड्राई हो जाती है, जब आप स्पेशली गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहे होते हैं, तो ऐसे मौसम में क्या करना चाहिए? अपनी स्किन को कैसे देखभाल करें उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब भी मौसम चेंज होता है तो उसमें मौसमी तब्दीलियों के साथ साथ कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर जाती हैं। जैसे अभी आप तो इसमें स्किन हो गया और लंग्स डिजीज़ हो जाती हैं। तो स्किन में होता है, चूँकि जब मौसम थोड़ा चेंज हो रहा होता है
तो स्किन डिजीज़ इस तरह होता है कि हम जो है पानी का इंटेक बहुत कम कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पानी का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। उसकी वजह से जब आप पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो फिर आपकी बॉडी में कुछ ऐसे फासद मादे जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन में ड्राइनेस भी आ जाती है पानी की कमी की वजह से। और दूसरा ये होता है कि उनकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और साथ में जो है वो खुजली आना शुरू हो जाती है, खारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे के सारे कुछ इनका तल्लक मौसम के साथ है, स्पेशली ड्राई मौसम के साथ। उसमें होता है कि आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो इसमें आपको जो सबसे बेहतर, अभी मैं बताऊंगा कि आपने लगाना क्या है, लेकिन खाने के लिए सबसे अच्छा जो है वो ये है कि आप अपनी ग़िज़ा में जितनी भी ये जंक फूड्स हैं और कोला ड्रिंक्स इस टाइप की चीज़ें जितनी उनको सबको आप स्किप कर दें और खाने में आप ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस जो हैं वो आप इस्तेमाल करें। तो इससे आपकी स्किन कभी उसमें ड्राई नहीं होगी। और ये जो मौसम चेंज होने के साथ हमारी स्किन में खुश्की आ जाती है, हल्की हल्की खुजली होना शुरू हो जाती है। स्पेशली हमने देखा कि अक्सर जब आप गुस्ल के बाद आते हैं तो स्किन में खुजली होना शुरू हो जाती है। कुछ साबुन भी हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिनमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में आपको अपना जो ख्याल रखना है वो ये रखना है कि जितना आप कुदरत के करीब रहेंगे, नेचर के करीब अपने आप को रखेंगे, उतना ही आप हेल्थी और सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना रह सकते हैं। इसलिए आप जितनी भी चीज़ें हैं जो कुदरत ने बनाई है उनके ऊपर आप आ जाएं। इस तरह भी मैंने फलों की बात की है और ये देखिए कि अल्लाह ताला ने हर मौसम के मुताबिक फल पैदा किए हैं। आजकल के अगर आप फलों को देख लें, आजकल की सब्जियां जो आए मार्केट में उनको देखें तो ये इस मौसम के मुताबिक हमारे लिए अल्लाह ने पैदा की हैं। तो अगर हम इनको इस्तेमाल करेंगे, अपनी ग़िज़ा में से जितनी भी स्पाइसी चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें, तेज़ गर्म मिर्च मसाला जात आप निकाल लीजिए। स्पेशली वो लोग, वो मर्द ख़वातीन जिनकी स्किन में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, वही मौसम थोड़ा सा चेंज होता है, तो वो जो है इनको इस्तेमाल करेंगे। फ्रेश जूसेस तो इंशाल्लाह देखिएगा उनका जो है स्किन उनकी फ्रेश और ग्लो करेगी। अच्छा हकीम साहब, ये भी बताइए कि सर्दियाँ आते ही सबसे बड़ा एक मसला जो होता है वो बालों का गिरना है। बाल इतनी कोई तेज़ी से गिरते हैं जब भी मौसम बदल रहा होता है, तो इसके लिए क्या करें? देखिए, एक बात ये होती है कि सर्दियों के मौसम में आपने देखा कि ख़वातीन और मर्द भी जब आप गर्म पानी के साथ अपने बालों को शैम्पू करते हैं, अपने बालों को साबुन कर धोते हैं, तो उससे आपके बालों की जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर होती हैं गर्म पानी के साथ, बहुत ज़्यादा गर्म पानी। तो इसमें आपको ये ख्याल करना है कि गर्म पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और इसमें आपको एक ऑयल में आपको बता रहा हूँ, वो आप साथ में गुस्ल करने से पहले या अपने बालों को धोने से पहले आप उसको इस्तेमाल करें तो आपके बाल नहीं गिरेंगे। कम से कम 2 घंटे पहले आप उसको इस्तेमाल कर लें। उसमें आपने कोकोनट का ऑयल ले लीजिएगा 60 ml आपने लेना है, और सरसों का ऑयल आपने लेना है 60 ml, और 25 मिलीग्राम जो है वो आप ले लीजिएगा कस्टर्ड ऑयल, और 25 मिलीग्राम आपने लेना बादाम का तेल। इन सबको आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर जब भी आपने अपने बालों को शैम्पू करना है तो बालों को शैम्पू करने से कम 2 घंटे पहले आप इसको लगा लें, अपने बालों की जड़ों में लगाएं इसको। तो आप देखिएगा कि आपको जब आप बाल धोते हैं तो आपके बाल नहीं गिरेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और कोशिश केस्टर ऑयल और दूसरा बादाम के तेल की क्वांटिटी एक रखनी है, और दूसरा सरसों का ऑयल और कोकोनट ऑयल जो है इनको बराबर रखना दोनों को। तो ये बहुत अच्छा नुस्खा, ये आप इस्तेमाल कीजिए। मैं अक्सर अपने, आपको पता है कि तिब्बत नबी प्रोग्राम में भी हम बताते होते थे बालों के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह तो आप रिंग बैक ज़रूर करेंगे ज़रा को। सही सही। अच्छा तारिक साहब, ये भी बताइए कि एक तो स्किन के हमने इश्यूज़ की बात की, उसके अलावा जब सर्दियाँ आती हैं तो जो एलर्जीज़ हैं जैसे अस्थमा है या दूसरी ख़ासतौर पर नज़ला, खांसी, इसके मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो लोग या वो बच्चे जिनको एलर्जीज़ का मसला है, माएँ किस तरह से ख्याल रख सकती हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये है कि जब मौसम चेंज होता है तो इसमें ख़ास तौर के ऊपर हमारे कराची शहर की अगर बात करूँ, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और उस वजह से हम बहुत जल्दी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक है हम लोगों का। उस वजह से भी जब भी किसी भी कौम का या किसी भी बच्चे का या किसी फैमिली का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो मौसमी तब्दीली जो ही होगी उसमें वो डिज़ीज़ आना शुरू है। इसमें अस्थमा बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद ये होता है खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, ये सारी डिजीज़ जो आती हैं। तो ये इतनी ख़तरनाक तो नहीं होती अगर आप थोड़ा सा इसको क्योर करें। इसमें आपको ख्याल करें 3 से 5 दिन तक का इसका पीरियड होता है।
इसमें आपको अगर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू की प्रॉब्लम होगी है तो बहुत सिंपल सा एक मैं नुस्खा आपको बता रहा हूँ, वो आप इस्तेमाल करें। उसको जो शांदा बना के और उसमें हनी, अगर आपके पास हनी शामिल कर लें, अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ शामिल कर सकते हैं। तो ये आप छोटे बड़े बच्चे सब पी सकते हैं। उसमें जिनको भी इसमें ये होता है कि थोड़ा अच्छा अभी बात चल रही है तो मेरे जहन में आ गया कोविड के अभी कि कोविड के और नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू के भी कुछ सिम्टम मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इसकी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या फ्लू की, तो इसमें ये होता है कि इसका एक बड़ा सिम्टम ये कि एक तो आपको पहले दिन 1-2 दिन तक तो आपको फीवर नहीं होगा। इसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू में हल्का हल्का बुखार होगा और 2 से 3 दिन में फीवर होगा, लेकिन इतना हाई फीवर नहीं होगा, हाँ माइल्ड सा होगा। लेकिन कोविड की अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि उसमें आपको हाई फीवर होता है। ये 3-4 दिन के अंदर अंदर ही आपको फीवर हाई होना शुरू हो जाता है। उसमें भी थोड़ा सा ये होता है कि खांसी भी आ सकती है, आपको आती है, गला भी ख़राब हो जाता है। उसके बाद इसमें कोविड में यह है कि लूज मोशन, डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है और फीवर जो है वो हाई ग्रेड होता है इसमें, जबकि आम नज़ला ज़ुकाम में नहीं होता। कोविड क्या आप बता रहे हैं, कोविड के बाद जब कोविड से लोगों ने रिकवर किया तो बहुत सारे लोगों का एक मसला है कि उनकी अगर स्मेल चली गई है तो वापस नहीं आई प्रॉपर तरीके से, और खांसी की बात करें तो खांसी नहीं जा रही। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे 3 महीने हो गए हैं कोविड से रिकवर हुए हुए, लेकिन अभी तक मेरी खांसी नहीं जा रही है। तो इसके लिए क्या करें? मैंने बहुत दवाएं सब चीज़ें करके देख लिया। देखें इसमें होता ये है, मैं अभी हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि वो लोग जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है उनको थोड़े से ये सिम्टम आ सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट सिम्टम नहीं होते कि अगर आपने कोविड हो गया और उससे ये कि आपकी स्मेल चली गई है, आप जो है आपका टेस्ट जो है वो चला गया नहीं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाता होता है। ऐसा कोई हाँ बिल्कुल आ जाएगा। इसमें सिर्फ ये कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, आप हनी का इस्तेमाल करें, आप खजूर का इस्तेमाल करें, आप इसके साथ साथ जिन लोगों को ये प्रॉब्लम चल रही है, कुश्ते शीरी तिब्ब नबी की एक दवा है, तो कुश्ते शीरी आप ले लें। कुश्ते शीरी को आपने बारीक पाउडर कर लेना, 50 ग्राम आप कुश्ते शीरी का पाउडर ले लें और उसमें 150 ग्राम आप हनी शामिल कर लीजिए। तो ये एक बहुत अच्छी खुश जायका पेस्ट बन जाती है। वो लोग जो कोविड में जिनका टेस्ट जो है वो यानी कम हो गया है या जिनका जो है सूंघने की सलाहियत कम हो गई यानी, तो वो जो है इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बिल्कुल चलें ठीक है, हम वापस बात करेंगे। कोविड की बात कर ली। अच्छा, स्किन की हम बात कर रहे थे। यूजुअली जिनकी ड्राई स्किन होती है और ख़ासतौर पे उनकी ड्राई स्किन पे अगर एक्नी है तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है सर्दियों में, और अगर वो कहते हैं ना ऑयल लगा लें या कुछ क्रीम जैसी लगाएं तो उससे और बढ़ जाती हैं। तो वो इसके लिए क्या खाने पीने में एहतियात करें या फिर चेहरे पर क्या, किस तरह से आप उनको क्या सजेशन दें? इसमें ये है कि जिस तरह भी हमने बात की थी कि सर्दियों के मौसम में पानी का इंटेक कम हो जाता है जी। लोग पानी का यूजुअली इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादा ना आमतौर पे, तो उन्हें एक तो ये चाहिए कि पानी का इस्तेमाल करें प्रॉपर। आपने जिनकी स्किन पे एक्नीज है उन्हें कम से कम 8 गिलास ज़रूर पीने, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, ये तो आप करें। उसके बाद जो है ऑयली चीज़ें जितनी भी है उनको आप स्किप कर दें अपनी ग़िज़ा में से। आपको पराठा नहीं लेना, आपको तली हुई अशिया नहीं लेनी इस्तेमाल करनी, और आपको आर्टिफिशियल जितनी भी चीज़ें उनसे अवॉइड करें। आप आ जाएँ सब्जियों पे, फलों पे आ जाएँ, फ्रेश जूसेस पे आ जाएँ। और उसके साथ एक बहुत अच्छा नुस्खा मैं एक्नी का आपको बता रहा हूँ जो गुज़श्ता 25 साल से मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत सिंपल और सादा सा नुस्खा है। वो ना सिर्फ आपकी एक्नीज़ के लिए बल्कि जितनी भी स्किन डिजीज़ और ब्लड डिजीज़ तक के, बल्कि मुझे कुछ लोगों ने फीडबैक दिया कि कीम साहब ब्लड कैंसर पे भी हमने इसको इस्तेमाल किया तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। बहुत सिंपल सा नुस्खा है और चंद जड़ी बूटियाँ, आप इसको ज़रूर आजमाइएगा। स्पेशली वो बच्चे और बच्चियाँ जिनकी स्किन पे एक्नी आ जाते हैं या जिनके खारिश होती है जिनको, या स्किन डिजीज़ जितनी भी हैं, आपकी दाने निकलते हैं, आपको बड़े बड़े दाने निकल आते हैं, छोटे दाने, सर्दियों में एक्जिमा बढ़ जाता है, सोराइसिस बढ़ जाता है जी, सोराइसिस, हाँ सोराइसिस का हो जाता है, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने इसमें लेना है संदल सुरख, संदल सुरख 50 ग्राम, संदल सफ़ेद 50 ग्राम, बरगे नीम यानी नीम के पत्ते आपने लेने हैं 25 ग्राम, बरगे हिना मेहंदी के पत्ते 25 ग्राम, मुलट्ठी आपने लेनी है 50 ग्राम, और गेरू आप ले लीजिएगा 25 ग्राम, और हिरमची आपने लेनी है 25 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना। बारीक पीस के आप इसको छलनी से अब छान लीजिए और इसको पाउडर का महफूज कर लें। ये पाउडर आपकी जितनी भी स्किन डिजीज़ हैं उन सब के ऊपर इंशाल्लाह ये तीर बहदफ नुस्खा काम करेगा। विद इन 1 वीक आपको रिजल्ट मिलेगा, आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर ब्लड में होने वाली हर किस्म की इन्फेक्शन इससे ख़त्म हो जाती है।
सही। इस नुस्खे के साथ स्टमक में आपकी अगर इन्फेक्शन होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। अगर इसी नुस्खे के साथ अगर आपके स्टमक में इन्फेक्शन है, आपके लंग्स में इन्फेक्शन है, आपके गले में इन्फेक्शन है, तो इसी नुस्खे में आप थोड़ा सा ऐड कर लेंगे कुछ शीरीन का पाउडर। सही। तो दोनों को मिक्स कर लें, यानी 1 से 2 चुटकी आप कुछ शीरीन का पाउडर ले लें, 1-2 चुटकी आप ये ले लें जो बताया। इसका नाम मैंने रखा हुआ है सफूफ संदल के नाम से, सफूफ सुरख भी कहते हैं, सफूफ संदल का नाम मैंने रखा हुआ है इसका। तो ये आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको स्किन डिजीज में फ़ायदा होगा। अच्छा तारिक साहब, ये भी बताइए कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको सर्दियों के मौसम आते ही नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाती है और वो इतने छोटे 1 साल 2 साल 5 साल से उम्र के जो कम बच्चे हैं, उनको एंटीबायोटिक देना ये भी फिर ठीक नहीं है, तो उनको क्या दे सकते हैं? क्या शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है उन बच्चों के लिए? उनको अगर खिलाएं तो कितना खिलाएं? बिल्कुल, एंटीबायोटिक जो होती हैं बच्चों के लिए तो इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। उनके लिए नेचुरल एंटीबायोटिक शहद में मौजूद है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फ़ीह शिफ़ाउन लिन्नास, कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। ये नहीं कहा कि ये सिर्फ आपके दिल के लिए या आपके जिगर के लिए या आपके मैदे के लिए, नहीं, पूरा बता दिया अल्लाह ने कि इसमें शिफा है आपके लिए। आप जिस बीमारी में भी इसको इस्तेमाल करेंगे शिफा मिलेगी आपको। तो छोटे बच्चों को कभी भी एंटीबायोटिक में लेके आना चाहिए, बल्कि ये नेचुरल शहद जो है आपका, उसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज मौजूद हैं ऑलरेडी अल्लाह ने रखी है। लेकिन असली शहद भी हो वो बड़ा ये ज़रूरी है। बिल्कुल, ये आपने बात सही की है कि ज़रूरी है। ये अब मजबूरी के ये आपको खुद सर्च करना पड़ेगा कि आपको खालिस शहद कहाँ से मिलेगा। तो ये आप बच्चों को जिनका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, फ्लू, गला ख़राब रहता है, पेट ख़राब रहता है, उनको आप शहद इस्तेमाल करवा सकते हैं। जिन बच्चों के टॉन्सिल्स भी इसमें बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा गले में, तो उसमें आप 1 और 3 की रेशो से, यानी 3 टीस्पून आप शहद के ले लें और 1 टीस्पून कुछ शीरी का लेके आप ये भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपके पास दवा बन जाती है कि हर किस्म के ये जो जिसके, क्योंकि टेम्परेचर बुखार जो बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। हमेशा बुखार उस वक्त होता है जब आपकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन मौजूद होती है। अगर आपके गले में इन्फेक्शन होगी, एक सिम्टम है। तो अगर आपके गले में, बच्चे के गले में इन्फेक्शन है, हम उसमें होता है क्या जी कि असल इन्फेक्शन की वजह से टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन हम टेम्परेचर डाउन करने की मेडिसिन दे रहे हैं, असल मर्ज़ को ठीक नहीं कर रहे। तो ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया, इससे बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट होगा और बच्चे के जो है ये जितनी भी डिजीज़ है जो मैंने अभी हमने डिस्कस की हैं, इनमें उससे इंशाल्लाह शिफा होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हकीम तारिक साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आज आपने बताया कि सर्दियों के मौसम में हम अपनी स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं। नुस्खा आपने बताया और शहद का आपने इस्तेमाल बताया कि किस तरह किया जा सकता है। और शहद का इस्तेमाल मैंने ये भी कहा कि असली शहद जो है ढूंढना वो भी एक बड़ा ही मुश्किल टास्क है। लेकिन अभी हम आपको एक ऐसी एक लड़की से मिलवाएंगे जो कि ख़ुद असली शहद एक्सट्रैक्ट करती हैं हुंजा से। एक बहुत बड़ा काम, तो बात करेंगे कैसे करती हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूं ज़हरा रज़ा। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि शहद जो है वो कई बीमारियों की शिफा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि शहद का इस्तेमाल करने से कई ऐसी कि इसमें शिफा है, मतलब कि बहुत सारी की कोई बीमारियां डिस्क्राइब नहीं की, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि शहद का इस्तेमाल करने से दूर चली जाती हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये था कि असली शहद मिलना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मुश्किल नहीं है। हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसी टैलेंटेड लड़की से जो कि कराची से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन ये ख़ुद जो है हुंजा में जाकर शहद को एक्सट्रैक्ट कर रही हैं और बाकायदा तौर पे बिज़नेस के तौर पे इसको इन्होंने लिया है और अब इसको फ़रोख्त भी करती हैं। और आपको बताएं कि अब तक इन्होंने जो है 200 किलोग्राम तक शहद जो है वो फ़रोख्त की हैं। तो इनसे जानेंगे कि कैसे इन्हें ये ख्याल आया और कि इन्होंने शहद को एक्सट्रैक्ट किया, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है, और फिर इसको एक बिज़नेस की शक्ल दे दी। हमारे साथ मौजूद हैं नौशीन बरकत, उनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नौशीन। अस्सलामुअलैकुम ज़हरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नौशीन आप कैसी हैं? और सबसे पहले मुझे बताएं कि ये ख्याल कैसे आया, इतना मुश्किल काम कि ख़ुद जाना और ख़ुद शहद को एक्सट्रैक्ट करना और फिर उसको जो भी उसका तरीका होता है आगे फ़रोख्त करने का। थैंक यू सो मच ज़हरा फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले मैं एक जो आपने अभी चीज़ बोली उसको मैं ज़रा इसकी करेक्शन कर दूं। मेरा ताल्लुक कराची से नहीं है, मेरा ताल्लुक हुंजा से है
और हुंजा से मैं हुंजा जाके एक्सट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि मेरी फैमिली है वहाँ पे, मेरी मदर है वहाँ पे, जो ये सारा काम खुद संभाल रही है। हनी एक्सट्रैक्ट कर रही है वो खुद करती हैं हुंजा में बैठ के। और उन्होंने एक टीम बनाई है ज़हरा, सिर्फ खवातीन की। तो इट्स ऑल अबाउट विमेन। ये सारा काम हनी एक्सट्रैक्ट करना, हनी बीज की देखभाल करना, ये सब कुछ जो है वो खवातीन कर रही हैं। तो ख्याल आया मुझे ऐसे कि ज़हरा आज से कोई 3-4 साल पहले ये मेरी मदर का एक्चुअली काम था, मेरी मदर का पैशन था कि जो असली शहद है वो अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए उन्होंने शुरू किया था। एक्चुअली एक बॉक्स से खुद ही शुरू किया था ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि आपको जैसे अभी आपने कहा कि हम मार्केट में हमें असली शहद मिलना बहुत ही नायाब है, ठीक है। तो उन्होंने यही सोचा कि क्यों ना जो चीज नायाब है उसको मैं खुद ही शुरू करूं घर से अपने बच्चों के लिए। तो हम सबको बहुत हनी पसंद था, तो उन्होंने शुरू किया हनी एक्सट्रैक्शन। और उसके बाद फिर उन्होंने एक टीम बनाई हमारे इलाके की, गिलगित की, और कुछ खवातीन को उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया। एंड देन उसके बाद उन्होंने एक टीम में काम करना शुरू कर दिया, हनी एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। और ये बड़े कोई लेवल पे नहीं था, बस ये था कि खुद एक्सट्रैक्ट कर रही थी और जिनको आसपास के लोगों को जब चाहिए होता था वो आके ले जाते थे, क्योंकि एक एतबार से एक ट्रस्ट था कि इनके पास असली शहद होता है। फिर उसके बाद 2 साल बाद मुझे ख्याल आया कि क्यों ना जो वो इतना अच्छा काम कर रही है, हम क्यों ना इसको एक बड़े लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे लेके आए और उन लोगों तक भी पहुंचाएं, उन लोगों तक रसाई मुमकिन करें जिनके पास असली शहद की या खालिस शहद नहीं होता। तो फिर उससे हमने शुरू किया। और इसका एक और मकसद वुमेन एम्पावरमेंट भी था ज़हरा, कि हमारे वहाँ की खवातीन को इसमें लाना, प्रमोट करना, क्योंकि ये शहद का जो एक बिजनेस है या शहद एक्सट्रैक्शन है, ये मर्दों की फील्ड समझी जाती है। सो आई जस्ट वांटेड कि खवातीन को इस बिजनेस में प्रमोट किया जाए, जिसको एक अनकन्वेंशनल बिजनेस कहा जाता है। सही। अच्छा ये बताइए नौशीन कि आप को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और अगर ये पूछें कि मज़ीद लड़कियां अगर आपको आपका जो बिज़नेस है उसमें ज्वाइन करना चाहती हैं तो किस तरह से कर सकती हैं, और साथ साथ ये भी बताइए कि कभी किसी शहद की मक्खी ने तो नहीं काटा? ये लास्ट वाला जो आपका सवाल था ना, ये वाकई था। हाँ, ये सबसे बड़ी जो मुश्किल है ज़हरा, हम जो लड़कियों को बहुत ही नाजुक समझा जाता है, जो कॉकरोच से डर जाती हैं, जो छिपकली से ही समझा जाता है ना, बुके सिंफे नाजुक है। लेकिन जब हमने ये शुरू किया ना, तो एक इमेज भी देना था कि सी लड़कियां सब कुछ कर सकती है, कोई मुश्किल कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो वो नहीं कर सकती। और मक्खियां क्या, शहद की मक्खियां का वो तो बड़े बड़े काम कर सकती है। तो ये जब शुरू किया तो वैसे हम जब काम करते हैं ना ज़हरा, तो वो पूरा हमारा किट होता है जो हम पूरा पहन के कर रहे होते हैं, नेट होता है जिसके थ्रू आपकी मक्खियां आपके अंदर नहीं घुस सकें। लेकिन हाँ, कभी कभी जैसे मेरी मदर है, वो कभी कभी ग्लव्स पहने बगैर भी काम करती हैं, ठीक है। तो ये इतनी प्यारी चीजें हैं, मतलब अल्लाह ताला की इतनी प्यारी मखलूक है ज़हरा, कि जब तक इनको ये ना लगे कि आप इनको हर्ट करें तो वो आपको स्टिंग नहीं करती, लेकिन कभी कभी स्टिंग कर भी लेती हैं। अभी रिसेंटली एक वाकया, मेरे भाई की शादी थी और मेरे भाई की शादी से शायद 4 दिन पहले शहद की मक्खी ने मामा को काट दिया और उनका पूरा मुंह जो है वो स्वेल हुआ हुआ था। तो ऐसे केसेस भी होते हैं। ऑब्वियसली ये तो रिस्क वाला, मतलब रिस्क है इसमें, कभी आपको काट लेते हैं, कभी नहीं काटते। जब आप नहीं प्रॉपर पहनेंगे यूनिफॉर्म तो फिर आपको काट लेंगे। बाकी जो अपने चैलेंजेस की बात की ज़हरा, तो ऑब्वियसली हर एक फील्ड में आप जो भी काम स्टार्ट करते हैं उसमें चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि आपको डिटर्मिन होना है कि आपको उन चैलेंजेस का सामना किस तरह करना है। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में ज़हरा 6 मंथ जो है वो फ्लावरिंग सीजन होता है, मतलब कि 6 मंथ्स में आपके पास फ्लावर्स होंगे। और बेसिकली जो हनी है ज़हरा, वो बनता कैसे है, जो हनी बीज होते हैं ना, वो फ्लावर्स का नेक्टर लेते हैं और फिर पानी लेते हैं, ठीक है। ये 2 चीजों से आपका शहद बनता है। अब जब हम गिलगित बल्तिस्तान की शहद की बात करते हैं तो ऑब्वियसली नेक्टर तो होगा, ठीक है, फूलों का, लेकिन जो पानी होगा वो किसका लेते हैं, वो ग्लेशियर्स का लेते हैं। तो जो गिलगित बल्तिस्तान का हनी और बाकी इलाकों का हनी है, उसका डिफरेंशिएशन, मतलब उसका डिफरेंस यही है कि यूनिकनेस है इसकी, कि एक तो आपको पता है हुंजा एक ऐसी जगह है जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, खूबसूरती है, अल्लाह ताला ने उसको एक मतलब अलग तरह की खूबसूरती अता की है। तो उसके साथ अगर पानी भी वो खालिस होगा, जो पहाड़ों से आएगा, जो ग्लेशियर से आएगा,
फिर उसकी तासीर, उस शहद की तासीर ही मुख्तलिफ होती है। तो चैलेंज यही था कि 6 मंथ्स हमारे पास फ्लावरिंग सीजन होता है, 6 मंथ्स के बाद फिर बहुत ही हार्श विंटर्स आ जाते हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, स्नोफॉल होती है जिसमें फिर आपको फूल नहीं मिलते, इसका मतलब आपको शहद नहीं मिल रहा। तो फिर तब हमें अपने हनी बॉक्सेस जो है वो मूव कराने पड़ते हैं, और हनी बॉक्सेस जो है जहां जहां फ्लावर्स होंगे हमें वहां वहां मूव कराना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है, अभी भी है, जिसपे हम काम कर रहे हैं अभी। सही सही। अच्छा नौशीन, 2 सालों में आपने जो है 1 बॉक्स से फिर 40 बॉक्स तक आप लोग पहुंच गए और सालाना 200 किलोग्राम शहद आप फ़रोग कर रहे हैं। तो अभी आपके, अगर मैं फ्यूचर प्लान्स जानना चाहूँ तो अभी क्या है, कितना एक्सपेंड करेंगी इसको, और किन किन और जो है इलाकों में शहद आपका इरादा है पहुँचाने का? ज़हरा, हम यहाँ पे और थोड़ी सी ताज़ा चीज़ बता दूँ, हम 40 से 130 बॉक्सेस पे चले गए अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों में जी। और इसका मतलब ये होता है कि जब हम अपने इस स्टार्टअप बोलने या इसको हनी बिजनेस को बोलने, इसको एक्सपेंड करने की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है हम हनी बॉक्सेस को एक्सपेंड करें, इनको इंक्रीज करें। जब हनी बॉक्सेस को इंक्रीज करें तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो मेरा फ्यूचर गोल ये है ज़हरा कि हम गिलगित बल्तिस्तान के लेवल पे जितनी खवातीन है जो ऑलरेडी इस फील्ड में है या हनी एक्सट्रैक्शन का काम कर रही है, जिनके पास थोड़े थोड़े से हनी बॉक्सेस हैं, उनको हम टीम बनाई जाए। और मेरा ये मकसद है कि क्योंकि अभी तक ना पाकिस्तान लेवल पे ना गिलगित बल्तिस्तान के लेवल पे वुमेन बी कीपिंग एसोसिएशन कोई नहीं बनी हुई। तो आई जस्ट वांट कि एक ग्रुप बनाया जाए, एक अम्ब्रेला प्रोवाइड किया जाए जिसके अंडर और इन खवातीन को और लाया जाए ताकि हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो। इसका एक और फायदा भी है ज़हरा कि इसकी वजह से पाकिस्तान का, गिलगित बल्तिस्तान का एक बहुत ही सॉफ्ट इमेज जा रहा होता है और इससे टूरिज्म भी प्रमोट होती है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही क्या कह सकते हैं बेस्ट एक वे है इकोनॉमिक ग्रोथ का टूरिज्म। तो ये एक टूरिज्म को भी फरोख्त कर रहा है, अच्छा एक सॉफ्ट इमेज भी दे रहा है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है एक फर्स्ट एवर वुमेन बी कीपिंग एसोसिएशन बनेगी जिसके अंदर सारी खवातीन जो है जो भी उनको चैलेंजेस आएंगी उनको एज अ टीम जो है वो टैकल कर रहे होंगे और फिर इसकी प्रोडक्शन इंशाल्लाह इंक्रीज होगी। और अभी भी हम लोग पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन डिलीवरीज कर रहे हैं ज़हरा। हमारे ब्रांड का नाम है अस्कुर, और अस्कुर मेरी जबान का एक लफ्ज है ज़हरा जिसका मीनिंग है फ्लावर, ब्रिटिश की का वर्ड है। तो अभी भी हम लोग ऑनलाइन डिलीवरीज कर रहे हैं क्रॉस पाकिस्तान। हमारे फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, तो जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं वो वहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज बताते चलो, हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा हमारे पास क्वांटिटी नहीं होती। हमारे पास अपनी जितने हमारे हनी फार्म से जितना हमारे पास हनी कलेक्ट होता है हम उसी को ही लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं, हम किसी से हनी ले नहीं रहे होते। इसलिए हम ये बोल रहे होते हैं कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड स्टॉक होता है, लेकिन प्योर है एटलीस्ट। चले, बहुत शुक्रिया नौशीन बरकत हमारे साथ मौजूद थी। हमारी दुआ है कि वो इसी तरह उनका जो कारोबार है वो उनकी प्रोडक्शन और मज़ीद बढ़े और मज़ीद लोगों तक वो प्योर खालिद शहद पहुंचाती रहे। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है, कल फिर मुलाकात होगी। कल तो छुट्टी है, मंडे को फिर मुलाकात होगी एक कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अपनी होस्ट ज़हरा रज़ा और सिटी 10 की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।